Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot, and as you can see that this is the PDF with regards to your Modern India Static उड़ान मैगज़ीन जो कि ओनली आई रिलीज़ करता है आपकी यहाँ पे आपके पास स्टैटिक करंट अफेयर एज़ वेल एज़ MCQ की मैगज़ीन भी यहाँ पे रिलीज़ की गई हैं। तो यहाँ पे आप में से बहुत से स्टूडेंट जो हैं वो अपने मॉडर्न इंडिया को ऑलरेडी अपने अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए रिवाइज़ कर चुके हैं। कुछ स्टूडेंट ने नोट्स प्रिपेयर कर रखे हैं, तो आपने अपने नोट्स से रिवाइज़ करा है, स्टैंडर्ड बुक से रिवाइज़ कर लिया है। बट कुछ स्टूडेंट जो हैं वो इस मैगज़ीन को भी फॉलो कर रहे हैं अपनी रिवीजन के लिए। और अगर आप स्टैंडर्ड बुक से कवर अप भी कर चुके हैं तो यहाँ पे आपको लास्ट मोमेंट पे शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट चाहिए होते हैं ताकि आप मेन पॉइंटर्स अपने एग्जाम के लिए रिवाइज कर सकें। सो दिस इज़ अ मैगज़ीन दैट कैन हेल्प यू इन दैट। सो आई एम हियर टू हेल्प यू इन दिस प्रिपरेशन, टू हेल्प यू टू रिवाइज एक थोड़ा सा फास्टर तरीके से। और कई बार क्या होता है, खुद से पढ़ना चीज़ों को थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, तो कई बार कोई और अगर बोल के वही चीज़ हमें थोड़ा सा समझा दे या रिवाइज करा दे तो एक थोड़ा सा हेल्प उसमें मिल जाती है। सो हियर आई एम। यहाँ पे आप देखेंगे हम लोग जो अभी फर्स्ट चैप्टर इस पर्टिकुलर मैगज़ीन का स्टार्ट करेंगे, दैट वी विल कवर द चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ हियर रिवोल्ट ऑफ 1857 की हम यहाँ पे बात करेंगे। व्हाट इज़ दिस रिवोल्ट, यहाँ पे क्या डिस्कशन की गई है इसके बारे में हम देखेंगे, फिर हम इस तरीके से आगे यहाँ पे फॉरवर्ड मूव करेंगे। सो रिवोल्ट ऑफ 1857 की अगर हम बात करें तो कुछ चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे पता है, राइट। 1857 रिवोल्ट की बात करें तो इसके बहुत सारे अलग अलग कारण थे, लेकिन अगर इसका इमीडिएट रीज़न पूछा जाए तो इमीडिएट जो रीज़न था दैट वाज द मिलिट्री। जो मिलिट्री में यहाँ पे जो रीज़न कॉज हुआ था, जहाँ पे आपको ये सुनने को मिला था कि आपकी जो नई राइफ़ल्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई हैं उसकी जो कार्टेज है, उस कार्टेज में यूज़ किया जा रहा है द स्लॉटर ऑफ काउ एंड पिग। अब काउ की वर्शिप की जाती है बाय द हिंदू एंड पिग इज़ अ बिग टैबू फॉर मुस्लिम। तो यहाँ पे आपने दोनों ट्राइब की मिलिट्री जो थी, आर्मी जो थी, उसको यहाँ पे हिट कर दिया था। तो दैट इज़ द इमीडिएट रीज़न जिस वजह से चिंगारी भड़क गई। ऑल्दो इसके अलावा देयर आर मेनी अदर रीज़न जिस वजह से लोग ब्रिटिशर के अगेंस्ट थे, दे वांट कि ब्रिटिशर यहाँ से चले जाएं, जिसमें आपसे वो इकोनॉमिकली भी परेशान हैं क्योंकि आप उन्हें इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट कर रहे हो, आप उनके कल्चर में इन्वेड कर रहे हो, उनकी कल्चरल प्रैक्टिसेस में अपने डिसीजन लेके आ रहे हो, अपने अकॉर्डिंग रूल्स लॉ बना रहे हो, राइट। आप पॉलिटिकली उन्हें पार्टिसिपेशन नहीं दे रहे हो, मिलिट्री में भी उन्हें अच्छी हाई पोस्ट नहीं दी जा रही हैं और उन्हें बाहर भेजा जा रहा है। जबकि इंडिया में ये माना जाता था कि अगर आप समुद्र पार करके काम करने चले गए हो तो आपका रिलीजन जो है वो यहाँ पे हैम्पर हो जाता है। तो यहाँ पे आप हर तरीके से उनके साथ क्या कर रहे हो, उनकी जितनी भी पॉलिसीज़ एंड द फ्रेमवर्क है उसमें आप इंटरफेयर करके चल रहे हो। सो दैट्स वाई भरे हुए थे बहुत समय से सारे जो एक तरीके से इंडियंस थे, लोकल्स थे यहाँ पे। और जब ये मौका हुआ, जब ये चिंगारी भड़की मिलिट्री वाली, तो यहाँ पे सबको मौका मिला और हर जगह से डिफरेंट रीज़न की वजह से ये रिवोल्ट जो है वो इग्नाइट हो गया। तो हम यहाँ पे देखते हैं 1857 अपराइजिंग के बारे में। 1857 अपराइजिंग जो है इसमें आपके रिलीजियस पॉलिटिकल वायलेंस, ट्राइबल मूवमेंट, पीजेंट रिबेलियन एंड एग्रेरियन राइट्स जो है वो 1857 से पहले भी हमें देखने को मिलते थे, राइट। इससे पहले भी काफ़ी चीज़ें हो रही थी, लेकिन यहाँ पे एक तरीके से 1857 रिवोल्ट में हमें देखने को मिला कि काफ़ी हद तक काफ़ी ज़्यादा लोग जो थे वो ब्रिटिशर के अगेंस्ट जो थे वो रिवोल्ट कर रहे थे। अब बिगिनिंग इसकी कैसे हुई, मैंने अभी बताया, जो कार्टेज वाली आपकी कंट्रोवर्सी थी उससे स्टार्ट हुआ था। इंट्रोडक्शन ऑफ एनफील्ड राइफल्स विद कार्टेज, जिसमें ये माना जा रहा था कि बीफ एंड पिग फैट देखने को मिलता है, जो कि हिंदू मुस्लिम दोनों के लिए ही, दोनों को इस चीज़ ने बहुत गुस्सा दिला दिया था। अब इससे पहले लोग धीरे धीरे प्रॉपर रिवोल्ट छिड़ने से पहले लोग अलग अलग जगह की मिलिट्री की जो ट्रूप्स थी वो रिवोल्ट कर रही थी, मतलब वो मना कर रही थी कि हम ये नहीं यूज़ करेंगे, लेकिन ब्रिटिशर ने उस मूवमेंट को सप्रेस कर दिया ताकि वो ज़्यादा लोगों तक ना फैले। तो यहाँ पे पहले बेरमपुर में हमें देखने को मिला, बेरमपुर में 19th इन्फेंट्री जो थी उसने रिफ्यूज़ कर दिया राइफ़ल यूज़ करने के लिए। उसके बाद बैरकपुर में मंगल पांडे वाला इंसिडेंट हुआ, लेकिन मंगल पांडे वाले इंसिडेंट में देखा गया कि देखिए सब लोग अपोज कर रहे थे, मंगल पांडे आगे बढ़े, ब्रिटिशर को उन्होंने मार दिया, उनको फांसी की सज़ा बहुत जल्दी यहाँ सुना दी गई ताकि बाकी लोगों में डर बना रहे और जो है लोग इस तरीके के जो अगेंस्ट जा रहे हैं वो थोड़ा सा थम जाए। उसके बाद मेरठ तक ये मूवमेंट गया और मेरठ के बाद इस मूवमेंट को आप आगे दिल्ली ले गए और दिल्ली में जो यहाँ पे उस समय मुगल एम्परर थे बहादुर शाह जफ़र सेकंड, आपने उनसे कहा कि आप इस मूवमेंट को लीड कीजिए, हम इस मूवमेंट को एक सेंट्रल मूवमेंट और एक कलेक्टिव मूवमेंट बनाना चाहते हैं, तो जस्ट बिकम द लीडर ऑफ दिस पर्टिकुलर मूवमेंट, राइट।
तो यहाँ पे से ये जो आपकी म्यूटनी है वो हमें स्टार्ट होती हुई देखने को मिली। बहादुर शाह ज़फ़र जो लीडर मुग़ल एम्परर थे, उनसे आपने कहा कि आप लीडर बन जाइए, राइट। रिवोल्ट मतलब उनको देखिए वहाँ पे बोला गया कि अगर आप इस तरीके से लीड करेंगे इस मूवमेंट को तो एक तरीके से आप जो आपकी मुग़ल एम्पायर का एक वर्चस्व डाउन हो गया, आप उसको रिवाइव कर पाएंगे और शायद हम ब्रिटिशर को यहाँ से भगा पाएँ, राइट। हम ब्रिटिशर को यहाँ से भगा पाएँ। अब इसके कॉजेज़ की बात की गई, मैंने बोला बहुत सारे कॉजेज़ थे, जिसमें से एक आप देख रहे हो इकोनॉमिक कॉजेज़ बताया गया है। इकोनॉमिकली हम परेशान थे आपसे, हमारे किसान परेशान हैं, हमारे यहाँ किसान परेशान है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा टैक्स लगा रहे हो, उधार के जाल में वो फंसते जा रहे हैं, डेब्ट ट्रैप पे फंसते जा रहे हैं, गरीबी बहुत ज़्यादा है। प्लस हमारे यहाँ के आर्टिस्ट भी परेशान हैं क्योंकि आर्टिस्ट पहले मुग़ल कोर्ट के हिसाब से यहाँ पे अपने राजाओं के हिसाब से यहाँ पे चीज़ें बनाते थे, बट अब आपके ब्रिटिशर की टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस जो हैं वो अलग थी। प्लस आप मशीन्स भी ले आए थे, हैंडमेड की जगह मशीन से आप ज़्यादा जल्दी चीज़ें आर्टिस्टिक चीज़ें बना रहे थे, तो ये हैंडीक्राफ्ट का डिक्लाइन यहाँ पे हो रहा था, तो ये लोग भी परेशान थे। ट्रेड एंड इंडस्ट्री में हमें बहुत ज़्यादा टैरिफ्स देखने को मिल रहे थे, एक्सपोर्ट कम हो गया था। प्लस ज़मींदार्स का जो ज़मींदार की वजह से भी लोगों के स्टेट जा रहे थे और ज़मींदार्स की पावर भी यहाँ पे नहीं चल रही थी, राइट। तो इसके अलावा हमारे पास आते हैं पॉलिटिकल कॉजेज़, पॉलिटिकल रीज़न भी थे। पॉलिटिकल रीज़न जैसे कि सब्सिडरी अलायंस में आपने क्या बोला था, सब्सिडरी अलायंस में आपने यहाँ पे ये बोला था कि हम आपके यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कंट्रोल करेंगे, हम लोग अपनी मिलिट्री मतलब ब्रिटिशर जो है वो अपनी मिलिट्री आपको प्रोवाइड कर देंगे एंड आप लोग जो है आप लोग जो है उस मिलिट्री को, उसकी मिलिट्री जो है वो आपको सपोर्ट देगी और आप उस मिलिट्री को क्या करेंगे, फंडिंग वगैरह जो है वो आप देंगे, जिम्मेदारी आपकी हो जाएगी। सब्सिडरी अलायंस क्या था, ब्रिटिश और आपकी प्रिंसली स्टेट्स के बीच में ट्रीटी थी, बिकॉज प्रिंसली स्टेट आपस में भी तो लड़ रहे थे, तो उनको आपस में एक दूसरे से प्रोटेक्शन के लिए यहाँ ब्रिटिशर का सपोर्ट मिल रहा था। और ये जो देखा जाए ये सब्सिडरी अलायंस इंट्रोड्यूस करने वाले थे कौन, लॉर्ड वेल्सले, राइट। लॉर्ड वेल्सले थे जिन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करा था। डन अराउंड 1798 से 1805 के राउंड तक इंडिया के जो थे वो गवर्नर जनरल इंडिया के रहे थे उस पर्टिकुलर टाइम पे। प्रिंसली स्टेट से इन्होंने बोला था कि हम अपनी जो ब्रिटिश की एक आर्मी है, टीम है, वो आपके यहाँ पे रखेंगे और आप किसी और के साथ ट्रीटी या किसी अलायंस में नहीं जा सकते हो, हमारी मिलिट्री का खर्चा आप उठाओगे, हम आपको प्रोटेक्शन देंगे। तो एक तरीके से आपने उनके कोर्ट में अपनी मिलिट्री अपॉइंट कर दी ताकि वो आपके अगेंस्ट प्लान भी ना कर सके, राइट। वो आपको पहले से पता लगता रहेगा व्हाट इज़ हैपनिंग इन देयर पर्टिकुलर एम्पायर। सो दिस इज़ द थिंग। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो थी लॉर्ड डलहौजी ने इंट्रोड्यूस की थी, जिसका मेजर प्रोविज़न था कि अगर किसी राजपाट में किसी राजा का बेटा नहीं है तो वो जो राजा का एरिया है और राजा की डेथ हो जाती है तो वो एरिया ब्रिटिशर के पास चला जाएगा। हाँ, अगर आपने कोई बेटा गोद लिया है तो हम आपको उसको लीगल हायर नहीं मानेंगे। तो दैट वाज डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो लॉर्ड डलहौजी ने इंट्रोड्यूस किया था, राइट। सो दिस इज़ द थिंग। ये भी प्रॉब्लमेटिक थी। झांसी और बेगम हजरत महल का एरिया आप इसी के थ्रू अपने अंडर करने की बात कर रहे थे ब्रिटिशर, राइट। मुगल्स को भी ह्यूमिलेशन फेस करनी पड़ रही थी, ये भी एक रीज़न था। तो ये सारी और पैक्स ब्रिटानिका के थ्रू आपने मिलिट्री ग्रुप को क्या कर दिया था, डिसबैंड भी कर दिया था। तो पॉलिटिकली भी बहुत सारी चीज़ें जो थी वो यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ रही थी। पैक्स ब्रिटानिका का अगर मीनिंग देखा जाए तो उसका मतलब होता है ब्रिटिश पीस, राइट। ये वो टाइम है जब जो मेजर वर्ल्ड की पावर्स थी वो आपस में मोस्टली पीसफुल रिलेशन इस्टेब्लिश करने की बात करती थी। ब्रिटिश एम्पायर एक ग्लोबल पावर की तरह, एक सुपर पावर की तरह सामने निकल के आ रही थी सबके, अगर हम देखा जाए ओवरऑल इन द वर्ल्ड, राइट। तो इंटरनेशनल पीस की बात की जा रही है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज़ की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन में भी इतना ज़्यादा हमें करप्शन देखने को मिल रहा था, करप्शन बहुत ज़्यादा यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा था, ये रीज़न था। एलियन रूल मतलब कि बाहर से आप हाई पोस्ट पे तो लोग, हम इंडिया के लोग हैं, इंडिया की ही पोस्ट है, लेकिन आप बाहर के लोग आके यहाँ पे रूल कर रहे हो, राइट। बाहर के लोग हमें रूल कर रहे हैं, तो वो चीज़ भी यहाँ पे थी। एडमिनिस्ट्रेशन में इंडिया को पहुँचने ही नहीं दिया जाता था। फिर सोशो रिलीजियस कॉजेज़, मैंने बताया कल्चरली भी आप काफ़ी ज़्यादा जगह पे इन्वॉल्व हो रहे हो, आप रिफॉर्म ला रहे हो, जैसे सती अबॉलिश कर रहे हो, विडो मैरिज की बात कर रहे हो, राइट। तो ये चीज़ थी। फिर मिशनरी एक्टिविटीज़, आप अपने यहाँ के कल्चर को प्रमोट करने की बात कर रहे हो और हमारे कल्चर के साथ थोड़ा सा इनसेंसिटिविटी दिखा रहे हो, उतना हमारे कल्चर को जो है आप ह्यूमिलिएट कर रहे हो। जैसे कि ये जो मेजर मिलिट्री आपका राइफ़ल वाली बात हुई थी, जो कार्टेज की बात हुई थी, उससे सीधा सीधा आपने रिलीजियस सेंटिमेंट को ही हिट करा था। तो सिपॉय डिस्कॉन्टिनेंट भी यहाँ पे देखने को मिला कि आप इस तरीके के जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट ले आए थे, जिससे कास्ट का वॉयलेशन हो रहा था, प्लस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मिलिट्री में फोर्सेस में भी आप बहुत ज़्यादा कर रहे थे,
इसके अलावा एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस जैसे कि अफ़गान वॉर वगैरह भी, अफ़गान वॉर, पंजाब वॉर, ये सब भी रीज़न थे जिस वजह से जो थे यहाँ पे इंडियंस को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी अगेंस्ट द ब्रिटिशर। एवरीवन वाज अगेंस्ट ड्यू टू सम डिफरेंट रीज़न, राइट। अब ज़मींदार भी परेशान है, किसान भी परेशान है, आर्टिशन भी परेशान है, कल्चरल हेड भी परेशान है, नॉर्मल लोकल लोग भी परेशान है, मिलिट्री को भी आपने परेशान कर दिया है। तो एवरीवन वाज लाइक कि बस अब हो गया बहुत, राइट। तो जब ये एक मूवमेंट इग्नाइट हुआ तो बहुत जोर शोर से ये मूवमेंट कुछ जगहों पे काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से फैल गया। हालांकि हम देखेंगे कि पूरे वो उतना तेज़ी से पूरे ओवरऑल नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट हर जगह नहीं फैला, राइट। सबने उतना इक्वली पार्टिसिपेट नहीं किया। तो कौन कौन सी प्लेसेस पे कौन कौन लीड कर रहा था, अगर हम देखें दिल्ली में इसे लीड कर रहे थे बहादुर शाह जफ़र सेकेंड एंड जनरल भक्त खान। लखनऊ में इसे लीड कर रही थी बेगम हज़रत महल। लखनऊ में जो इस मूवमेंट को लीड कर रही थी वो थी बेगम हज़रत महल। कानपुर में देर वज़ नाना साहिब राव साहब तात्या टोपे। बरेली में खान बहादुर खान। झांसी में लक्ष्मीबाई। ग्वालियर में तात्या टोपे। अहमदाबाद एंड बनारस में मौलवी लियाकत अली। बिहार में कुंवर सिंह एंड अमर सिंह। कई बार यही नाम ऊपर नीचे करके दे देता है, तो ये आपको पता होना चाहिए किस जगह से कौन कौन लीडर्स थे जो इस मूवमेंट को लीड कर रहे थे, राइट। दे हैव देयर ओन रीज़न और सबने इसमें पार्टिसिपेट जो है वो किया था। फिर बाद में जब ब्रिटिश ऑफिशियल भेजे गए इस मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए कि जाइए भैया जगह जगह जाके इस मूवमेंट को लीड, अब ब्रिटिशर भी तो आएंगे ना लीड करने, अपनी आर्मी को लीड करने की, इस मूवमेंट पर लड़ाई लड़ते हैं और भैया इनको शांत करते हैं जो भी लोग यहाँ पे मूवमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे थे जॉन निकलसन, राइट। आगे लास्ट में लेफ्टिनेंट हडसन आए। हेनरी लॉरेंस आपको लखनऊ में देखने को मिले। सर कॉलिन कैंपबेल देखने को मिले। हैवलॉक देखने को मिले थे। जेम्स ऑट्रम थे। कॉलिन कैंपबेल फिर यहाँ कानपुर में भी थे, राइट। आपका यहाँ पे व्हीलर थे, एच व्हीलर जो थे कानपुर में। कॉलिन कैंपबेल जिम बरेली। एच रोज़ आप देख रहे हो यहाँ पे, ह्यूज रोज़ जो है ये झांसी ग्वालियर वगैरह में। जेम्स नील जो है वो अहमदाबाद एंड बनारस में देखने को मिले। विलियम टेलर ने इस मूवमेंट को सप्रेस करा बिहार में। हमें ये तो पता है इंडियन को जीत नहीं मिली थी, ब्रिटिशर भागे तो नहीं थे। ऑल्दो ब्रिटिशर का इकोनॉमिकली पॉलिटिकली नुकसान काफ़ी हुआ था, लेकिन वो इंडिया छोड़ के चले नहीं गए थे। मूवमेंट को जगह जगह उन्होंने विद द पैसेज ऑफ टाइम सप्रेस कर दिया था। हालांकि उनकी भी जान माल का नुकसान हुआ है, उनका भी इकोनॉमिक लॉस हुआ है और इसके बाद एक उनके मन में टेरर भी यहाँ पे रहा था। और इसका इम्पैक्ट हम देखेंगे कि इसके इम्पैक्ट के बाद ब्रिटिशर ने यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की पूरी फंक्शनिंग ख़त्म कर दी थी और यहाँ पे सीधा सीधा क्राउन रूल इस्टेब्लिश कर दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को कम्प्लीटली वापस बुला लिया था कि आपकी पूरी फंक्शनिंग खत्म है, अब यहाँ पे क्या होगा, क्राउन रूल इस्टेब्लिश होगा। और 1857 के बाद से नेक्स्ट ईयर से ही यहाँ पे आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आ गया था, जिसके थ्रू आपने क्राउन रूल इस्टेब्लिश कर दिया था, राइट। अब देखिए यहाँ पूछा गया है अबाउट द सिविलियन पार्टिसिपेशन। मैंने बताया ना लोकल लोग भी परेशान थे तो पार्टिसिपेट वो भी कर रहे थे कुछ जगहों पे, राइट। रिवोल्ट जो था उसने कई जगह सिविलियन का इन्वॉल्वमेंट भी देखा, जैसे कि अवध या नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में सिविलियन जनरली मनी लेंडर और ज़मींदार को टारगेट कर रहे थे, क्योंकि लोकल लोगों ने भी तो ब्रिटिशर के साथ मिलकर उनको बहुत परेशान किया है। उनके जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स थे, क्योंकि जिसमें उन्होंने रिकॉर्ड रखा था कि ये ज़मीन हमारे नाम हो गई है, डेब्ट ट्रैप में आप फंसे हो, उस सबको वो डिस्ट्रॉय कर रहे थे। अवध में ओवर 1 लाख सिविलियंस की डेथ भी हुई है इस पर्टिकुलर अपराइजिंग के चलते, राइट। इसने इस पर्टिकुलर मूवमेंट में अगर आपसे लिखा जाए कि हिंदू मुस्लिम जो था वो कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला था, तो नहीं, बिल्कुल एक कॉपरेशन देखने को मिला था। दोनों मिलकर अगेंस्ट द ब्रिटिशर जो है यहाँ पे फाइट कर रहे थे। अब सप्रेशन कैसे हुआ रिवोल्ट का, रिवोल्ट को शांत कर दिया गया। तो दिल्ली जो थी वो भैया सितंबर 20, 1857 को ब्रिटिशर के पास चली गई। बहादुर शाह जफ़र जो थे भैया उनको तो अब यहाँ पे आप डिफीट, मतलब आप हार चुके हो यहाँ पे, तो यहाँ पे उन्होंने क्या करा, बहादुर शाह जफ़र को तो सज़ा मिल गई थी यहाँ पे, उनके बच्चों को मार दिया गया था। सो कॉलिन कैंपबेल, एच रोज़ जो थे, कर्नल नील थे, इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इस सब, अभी हमने नाम देखे ना इस मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए। 1859 में नाना साहिब जो थे वो नेपाल चले गए, तात्या टोपे को पकड़ के मार दिया गया। की लीडर थे, ये भी हमने ऊपर लिस्ट देखी कहाँ कहाँ से कौन कौन लीड कर रहा था। ब्रिटिशर ने मार्शल लॉ लगा दिया था नॉर्थ इंडिया में, राइट। और जितने भी सस्पेक्ट थे उनको वो क्या कर रहे थे, पनिश कर रहे थे। नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा वाइड स्प्रेड रहा ना, साउथ की तरफ ये चीज़ नहीं रही। अब आपका ये मूवमेंट फेल क्यों हुआ, व्हाट वाज द रीज़न कि ये मूवमेंट सक्सेसफुल नहीं रह पाया। फेलियर के भी बहुत सारे कारण थे। एक तो हमारे पास लीडरशिप, उतनी प्रॉपर प्रोमिनेंट लीडरशिप नहीं थी। वी डोंट हैव द प्रॉपर लीडर फॉर दिस मूवमेंट। सेंट्रल लीडरशिप नहीं थी। गए थे आप बहादुर शाह जफ़र के पास, बट एक प्रॉपर प्लानिंग और उनकी तरफ से एग्जीक्यूशन, प्लान ऑफ एक्शन, वो सब वहाँ से नहीं था। फिर लिमिटेड स्प्रेड था।
वेस्टर्न बिहार, अवध, रोहिलखंड, मतलब कुछ जगहों पे था, जैसे बॉम्बे मद्रास वगैरह में नहीं था, साउथ में काफ़ी जगह नहीं था। प्रॉपरली सब लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। ज़मींदार और मिडिल क्लास लोग, उनको तो ब्रिटिशर से फ़ायदा था, दे आर अर्निंग, वो तो उनको ही सपोर्ट कर रहे थे, तो वो डायरेक्टली कूदे ही नहीं इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए, अपने इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए। वेपन डिस्पैरिटी, भैया ब्रिटिशर के पास अच्छे खासे हाई लेवल के वेपन्स थे, टेक्नोलॉजी थी, उतना हम लोग उतने साउंड नहीं थे इंडियन के जो सिपाही थे, तो एक लड़ना जो है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, एक यहाँ पे डिस्क्रिमिनेटरी चीज़ें हो जाती है, जिसका हमें नुकसान हुआ। आइडियोलॉजी डिफरेंस था, सब अलग अलग रीज़न से यहाँ पे लड़ रहे थे, राइट। कुछ लोगों का अपना कारण था कि आप हमारी टेरिटरी पे आ रहे हो, कुछ के इकोनॉमिक रीज़न थे, कुछ कल्चरल की वजह से लड़ रहे थे, तो एक प्रॉपर आइडियोलॉजिकल सेटअप नहीं था, जिससे यूनिटी में प्रॉब्लम आ रही थी। तो और ब्रिटिशर के पास फ़ायदे भी बहुत सारे थे, क्योंकि उनका पास रिसोर्सेज ज़्यादा थे, टेलीग्राफ मतलब कम्युनिकेशन सिस्टम उनका स्ट्रॉन्ग था, वो अपनी कम्युनिकेशन जो है वो काफ़ी तेज़ी और जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा सकते थे। ठीक है, अब वो लोग जीत गए, तो जीतने के बाद इसका रिज़ल्ट क्या आया? फिर मैंने अभी बताया, जीतने के बाद रिज़ल्ट आया कि आपने 1858 बेटर गवर्नेंस एक्ट लेके आए, जिसके चलते कंपनी रूल को पूरी तरीके से इस्टेब्लिश कर दिया गया और हम क्राउन रूल के अंडर चले गए, इंडिया को क्राउन रूल के अंडर दे दिया गया। इसके बाद यहाँ पे वाइसराय की पोस्ट सेलेक्ट कर दी गई थी। अब आपका कोई गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं होगा, देयर विल बी वाइसराय। और फर्स्ट वाइसराय कौन थे, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, राइट। वाइसराय के टाइटल वैसे तो खैर यहाँ लिखा है लॉर्ड कैनिंग बिकेम द फर्स्ट वाइसराय, तो ही बिकेम द फर्स्ट वाइसराय यहाँ पे। अब डिक्लेयर कर दिया गया कि कम्प्लीटली यहाँ पे क्वीन जो है वो सोवरेन रहेंगी, राइट, शी विल बी द सुप्रीम, पावर कंपनी की ख़त्म कर दी गई है। एक्सपेंशन यहाँ पे जो था उसको भी यहाँ पे अब सीज कर दिया गया, और यहाँ पे ना आपका जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स था उसको भी फॉर द टाइम बिंग यहाँ पे रोक दिया गया था, राइट, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को रोक दिया गया था। अब यहाँ पे आगे क्या बताया है, एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन, मतलब मिलिट्री जो रीऑर्गेनाइजेशन डिवाइड एंड रूल वाला काम चल रहा था, आपने मिलिट्री में भी चीज़ें करी। अब आपने ज़्यादा बिल्कुल, वैसे तो पहले भी आप मिलिट्री की हैवी पोस्ट इंडियंस को नहीं दे रहे थे, बट यहाँ पे आपने ज़्यादा कंट्रोल अब ब्रिटिशर का देना स्टार्ट कर दिया कि ब्रिटिशर विल कंट्रोल, और अलग अलग जगह से आपने लोगों को अपॉइंट करना स्टार्ट किया, जैसे कि आपने प्रायोरिटाइज़ किया रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप्स जो लॉयल ग्रुप रहे हैं आपसे, दैट इज़ पंजाबीज़ एंड गुरखास, राइट। तो यहाँ पे आगे इंडियन सिविल सर्विस एक्ट आया 1861 में, जाके 1861 में आया। इसने जो था रेशियल डिवीज़न को इन्फोर्स करा, जिसमें हायर पोजीशन सिर्फ किसके पास रहेंगी, यूरोपियंस के पास रहेंगी, इंडियंस को आप हायर पोजीशन नहीं दे रहे थे। फिर वाइट म्यूटनी की बात की गई, तो वाइट म्यूटनी जो रिवोल्ट है ये यूरोपियन सोल्जर ने किया था, क्योंकि पावर जो थी वो किसके पास चली गई थी, क्वींस के हैंड में चली गई थी। 1859 से 1861 के बीच में हुआ था, लार्जेस्ट रिवोल्ट था, इंडियन आर्मी ने नहीं करा था, ब्रिटिश आर्मी ने करा था, राइट। क्वीन के पास यहाँ पे जो थी वो पावर ट्रांसफ़र हो चुकी थी, और यहाँ पे ब्रिटिशर जो थे वो उन्होंने ये वाइट मैन बर्डन फिलॉसफी के चलते ये जो है ये म्यूटनी रेस की थी, तो ये ब्रिटिश यूरोपियन आर्मी ने यहाँ पे की थी। अब इस पर्टिकुलर रिवोल्ट को लेके अलग अलग लोगों के व्यू पॉइंट हैं, अलग अलग लोगों ने बहुत सारी स्टेटमेंट दी हैं। जैसे कि हम देखें, जो वीडी सावरकर हैं, वीडी सावरकर ने इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस कहा था, कि आज़ादी के लिए लड़ी जाने वाली ये पहली लड़ाई है। बट आरसी मजूमदार इस स्टेटमेंट को क्रिटिसाइज़ करते थे। वो कहते थे पहली बात तो ये ना तो पहली लड़ाई है, ना ही ये नेशनल है, और ना ही ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। एवरीवन वाज फाइटिंग फॉर देयर ओन रीज़न, सबका अपना अपने रीज़न को लेके कारण था। किसी को लखनऊ बचाना था, किसी को कानपुर बचाना है, किसी को झांसी बचाना है, किसी को अपना कल्चर बचाना है, तो सबका अपना अलग अलग रीज़न था अपने अपने स्टेट के लिए फ़ाइट करने का। तो वो रीज़न नेशनल नहीं था, ब्रिटिशर को भगाना है लेकिन इंडिया से बिल्कुल टोटली भगा देना है, ये वाली चीज़ आइडियोलॉजी उतनी प्रोमिनेंट नहीं थी। उसके बाद जॉन सीले जो है वो सेल्फिश सिपाही म्यूटनी इसको कहते हैं, कि इसका कोई लीडरशिप और पॉपुलर सपोर्ट ही नहीं था, ये बस सिपाही ने अपने रीज़न की वजह से इस म्यूटनी को कर दिया। फिर आपके बेंजामिन डिज़राइली कहते हैं नेशनल रिवॉल्ट, उन्होंने इसको नेशनल रिवॉल्ट बोला, रूटेड इन डीप मिसट्रस्ट, मतलब यहाँ पे एक ट्रस्ट नहीं था, यहाँ पे एक आपका देख रहे हो यहाँ पे मिसट्रस्ट प्रेजेंट था, तभी तो ये फिर एक रिवोल्ट ही बन के रहा, रिवोल्यूशन नहीं हुआ। मतलब आपने जिस आइडियोलॉजी से इसको स्टार्ट करा था ये वो सक्सेसफुल नहीं रहा था। सो दिस वाज द 1857 रिवोल्ट जो डिस्कस किया गया है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके MCQ मैंने ऑलरेडी जो प्रीलिम्स वाला मैगजीन है वहाँ पे आप लोगों के उससे कवर करा दिए हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के MCQ सीरीज़ इज़ ऑल्सो गोइंग ऑन, जिसमें 1857 के MCQ भी हम लोग कर चुके हैं। तो एक बार आप यहाँ से इस वीडियो को सुन के MCQ अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं या आप
चाहे तो देखो वीडियो मत देखो, खुद से आप लोग पढ़ लो मैगजीन से। अगर आपको लग रहा है तो आप वीडियो भी देख सकते हो, वहाँ से कंप्लीट कर सकते हो। तो मैं टॉपिक वाइज आपको MCQ भी कवर करा रही हूँ इसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन की मैगजीन से। बाकी राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया हम अगली क्लास में यहाँ पे पढ़ेंगे, राइट, और MCQ भी हम साथ के साथ इसके कंप्लीट करेंगे। सो दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।